हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कोकोपीट का यूज जो कि टेरेस फार्मिंग में बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या है कोकोपीट, कहाँ से आया, क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जाने लगा और आज क्यों ये एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है गार्डनर्स के लिए, बालकनी गार्डनर्स के लिए, रूफटॉप गार्डनर्स के लिए। और इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में इसके प्रोसेस के साथ किस तरह से इसे यूज करना चाहिए इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोज़ को लाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोकोपीट क्या चीज़ है? कोकोपीट बेसिकली कोकोनट का जो हस्क है, ये उससे एक्सट्रैक्ट होने वाला एक बाई प्रोडक्ट है, जो कि एक फाइब्रस नेचुरल बाई प्रोडक्ट है, जो कि कोकोनट के हस्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कॉयर पिथ भी हम इसे बोलते हैं। ये नारियल है, नारियल का ये रेशा है, रेशे से एक्सट्रैक्ट होने वाली ये चीज़ है कोकोपीट, जिसको कि कंप्रेस करके कुछ इस तरह से 1 किलो के 5 किलो के ब्लॉक्स में बना के सेल किया जाता है। इसकी क्वालिटीज़ की बात करें तो ये हाईली एब्सॉर्बेंट है, लाइट वेट है, हल्का है काफ़ी, इको फ्रेंडली मटेरियल है और इसलिए ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर क्यों है? ये समझते हैं। जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा कि आज करंट जो ट्रेंड है, बिकॉज़ स्पेस कम होती जा रही है, लोगों को नेचुरल और ऑर्गेनिक खाना है, सस्टेनेबल लिविंग करनी है, तो लोग अपने बालकनीज़ में, अपने रूफटॉप्स पे गार्डनिंग या फिर टेरेसिंग कर रहे हैं। उसके लिए अगर वो सॉइल को यूज़ करते हैं एज़ अ सब्सटेंस, तो सॉइल काफ़ी हेवी होती है, बल्की होती है, जिसकी वजह से वो वेट काफ़ी देती है आपके रूफ पे या आपकी बालकनी पे। कंपैरेटिवली कोकोपीट की अगर हम बात करें, जब ये लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है, हल्के होने की वजह से इसका जो और साथ ही हाईली एब्सॉर्बेंट होने की वजह से ये बहुत ही ईज़ी टू ग्रो या ईज़ी टू यूज़ सब्सटेंस हो जाता है फार्मिंग के लिए या फिर छोटे कल्टीवेशन के लिए, जो कि बालकनीज़ में या ओवरऑल रूफ्स में किए जाते हैं। तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा अर्बन टेरेस फार्मिंग में बढ़ती जा रही है। इसको किस तरह से यूज़ करना है? नॉर्मली हम जब जहाँ सॉइल और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो टॉप सॉइल हमने ली, इसमें वर्मी कंपोस्ट ली, साथ ही कई लोग नीम केक भी यूज़ करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। उसके साथ इसमें कोकोपीट को मिक्स किया जाता है। तो रेशियो जो पॉटिंग मिक्सचर का रहता है यूजुअली, वो टॉप सॉइल कोकोपीट वर्मी का रहता है 1:1:1। ठीक है? अलग-अलग ब्रांड्स की वर्मी कंपोस्ट सॉरी, अलग-अलग ब्रांड्स की कोकोपीट अवेलेबल है मार्केट में, बट मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी वो इफ़्को की थी, क्योंकि एक तो अच्छी सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा दिया जा रहा है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसमें कम है, तो हमें हमें जो जो प्रोसेस करना है इसको धोने और सोकिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा-सा कम करना पड़ता है। तो मुझे ये काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब बात करते हैं कि हम कोकोपीट को क्यों चूज़ करते हैं टेरेस फार्मिंग के लिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि पहली चीज़ हमने बताई कि लाइट वेट होता है स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल सॉइल को, जो कि बल्की होती थी, उसके कंपैरिजन में इसने स्ट्रक्चरल लोड को कम कर दिया, जिससे कि सेफर रूफटॉप फार्मिंग हम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका जो मॉइस्चर इंटेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, तो बार-बार आपको पानी कंटिन्यूअस वाटरिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका पानी की भी बचत होती है और साथ ही जो टाइम आप लगाते हैं उतने टाइम वाटरिंग करने के लिए, वो टाइम भी आपका इसमें सेव होता है। थर्ड थिंग है कि इसका ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया है और एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से रूट का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। साथ ही कोई भी वाटर लॉगिंग का इश्यू इसमें नहीं आता है, क्योंकि ईज़ी प्रोसेस है, ड्रेनेज अच्छा है, तो रूट्स भी हेल्दी रहती हैं और वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज भी इसमें नहीं अराइज करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्लोज टू पीएच इसका न्यूट्रल रहता है, कम्प्लीटली ये फ्री होता है पैथोजन से और जनरली आइडियल रहता है ये डाइवर्स क्रॉप्स को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं एक लेवल पे, चाहे हम इसे एक इंडोर कल्टीवेशन में यूज़ करें या आउटडोर में यूज़ करें, तो ये ओवरऑल काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि हमें कोकोपीट को क्यों चूज़ करना चाहिए टेरेस फार्मिंग के लिए, व्हाई नॉट सॉइल? जैसे कि हम एक कंसर्न ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो कि हमने बात करी कि लोड ज़्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम नॉर्मली कभी सॉइल में ग्रोथ करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में कुछ इस तरह से क्रैक्स कहीं-कहीं डेवलप हो जाते हैं। सॉइल के नेचर पे डिपेंडिंग कि एलुवियल सॉइल है, लोमी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, किस सॉइल में हम ग्रो कर रहे हैं। कोकोपीट को डालने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के साथ जब ये मिक्स होता है, तो जो पॉटिंग मिक्सचर तैयार होता है, उसमें एक तो इस तरह से दरारें नहीं आती हैं,
एरेशन प्रॉपर रहता है, रूट्स में खिंचाव नहीं होता है, तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल ग्रोथ हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें होती है। तो ये कुछ इसके छोटे-छोटे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑन अ बिगर स्केल, लार्जर स्केल, जो कि अगर कभी हमें लिखना पड़ा कहीं किसी एग्जाम में आता है या ओवरऑल रेफरेंस के लिए भी हम इसे देख सकते हैं। फर्स्ट चीज है कि ये वेस्ट को यूटिलाइज करती है। जो कोकोनट का हस्क था, जो कि एक नॉन यूटिलाइज्ड सब्सटेंस था, जो कि नॉर्मली रस्सी बनाने के या अलग तरीके के फर्नीचर्स बनाने के काम आता था, उसका हमने एक और यूज निकाल दिया, जो कि हस्क को भी हमने इस वे में यूज कर लिया, जो कि काफी कमर्शियल यूसेज है इसका, कमर्शियली हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एक ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिप्लेनिश करेगा एनुअली, 100% बायोडिग्रेडेबल है, वैसे ही बहुत बेहतरीन है। तीसरा है कि प्लास्टिक का यूजेज होता था, नॉर्मली कहीं ना कहीं प्लास्टिक यूज किया जाता था सिस्टम में, उसके कंपैरिजन में ग्रोइंग मीडिया में सिंथेटिक ग्रोइंग मीडिया को इसने रिप्लेस कर दिया, वहां भी ये बहुत हेल्पफुल है। साथ ही ये नॉन टॉक्सिक है, ऑर्गेनिक है, पीएच इसका बैलेंस रहता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मली इसकी कम होती है, इको फ्रेंडली है और इसका वाटर रिटेंशन बहुत ही अच्छा है, ब्रीदेबल है। तो इस इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हेल्प करता है एक सस्टेनेबल एग्री इनिशिएटिव की तरफ। तो ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, अगर आप क्लोजली इसे देखना चाहें तो। अब बात करते हैं कि हमें इसको बनाना कैसे है। आपने ये ब्लॉक खरीद लिया, आपने जब ये ब्लॉक परचेज किया, ब्लॉक परचेज करने के बाद आपने इसमें कैसे इसको कल्टीवेट करना है, कैसे इसको यूज करना है आपने। सबसे पहले आपने जब ये ब्लॉक परचेज किया, आपने इसको जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आपने इसको तोड़ना शुरू किया थोड़े थोड़े हिस्से से। वैसे तो हार्ड होता है इसका ब्लॉक, बट आप इसे इजीली छोटे छोटे पीसेस में चाकू की मदद से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से आप छोटे छोटे पीसेस में से तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद आपने इसको एक बड़ी टब में रखना है, अपने इसके साइज से दुगना साइज का टब है, उसमें इसको आपने रखना है। इसमें आपने पानी डालना है। पानी जब आप डालेंगे इसमें, पानी में रखना है आपने भिगो के। वैसे तो 12 से 24 घंटे बोला जाता है, बट आइडियली अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, 4 से 5 घंटे भी आपके पास सफिशिएंट है। तो उसमें क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा और ड्रास्टिकली काफी फ्लफी हो जाएगा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। फाइनली जब ये रेडी हो जाएगा, अब इसको 3 से 4 बार निचोड़ना है। जो एक्सेस पानी है इसका वो हटाना है, क्योंकि आइडियली क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको कि आपको मैनेज करने के लिए इसको वॉश करना पड़ता है। वॉश करने से क्या होगा, जो एक्सेस कंडक्टिविटी है उसमें काफी इम्पैक्ट आएगा और वो काफी हद तक स्लो डाउन हो जाएगी, और आपके पास जो मिक्सचर बचेगा दैट विल बी गुड टू यूज, जो कि आप इजीली अपने पॉट में या अपने मिक्सचर में आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर आपने क्या किया, जब आपके पास आपने इसे धो लिया, धोने के बाद निचोड़ के 2-3 बार आपने सुखा 2-3 बार निचोड़ा आपने, फिर आपने 2-3 क्लीनिंग करी इसकी, क्लीनिंग के बाद आपने साफ किया, फिर आपने थोड़ा सा सुखा लिया। उसके बाद आपने इसको कंपोस्ट के साथ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अलोन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इनर्ट है, इसलिए इसको एनरिच करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको, क्योंकि इसमें खुद के कोई तत्व नहीं है, इसमें आपको तत्व बाहर से देने पड़ते हैं। फाइनली जब ये हो जाएगा, तब आपने इसके बाद आप चाहे तो वर्मिकुलाइट ऐड कर सकते हैं, एरेशन इंप्रूव कर सकते हैं हेवी फीडिंग क्रॉप्स के लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, आपका ड्रेनेज ऑप्टिमाइज होगा और रूट को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। फिर आपने फाइनली जो कोकोपीट आपकी तैयार है, उसको आपने रेस्ड बैग में लगाना है, ग्रो बैग्स में लगाना है, टेरेस में लगाना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपने उसे फिर यूज करना है ग्रोथ के लिए। अब बात करें कि कौन-कौन से प्लांट्स हैं जिनमें आप कोकोपीट को यूज़ कर सकते हैं और कौन-कौन से प्लांट्स हैं जिसमें नहीं कर सकते हैं। आइडियली आप किसी भी प्लांट में कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें लीफी ग्रीन्स की, वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, जैसे कि जो लेट्यूसेस हैं, स्पिनच है, केल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवरफुल कलर आता है, लीव्स का टेंडर रहती हैं, लीव्स मॉइस्चर रिटेंशन अच्छा रहता है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। बात करें एरोमेटिक हर्ब्स की, जैसे बेसिल है, मिंट है, कोरिएंडर है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो करती हैं। लश फॉलेज, उनकी फॉलेज काफ़ी अच्छी आती है। फ्रूटिंग वेजिटेबल्स की बात करें, काफ़ी जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है ट्रायल्स में, अब तो खैर कमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं, पेपर, स्ट्रॉबेरीज वगैरह ग्रो करने के लिए, टमेटोज़ में काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स ये दे रहा है। और एक और है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी, डेकोरेटिव प्लांट्स में भी इसे यूज़ किया जा रहा है और कुछ इस तरह से ये दिखता है। आप अलग-अलग लेयर्स में, लोग अलग-अलग फैशन में अलग-अलग लेयर्स में लगाना पसंद करते हैं। कोई मिक्सचर करना पसंद करता है, कोई ऊपर की लेयर में कोकोपीट डालता है, बीच की लेयर में सॉइल लगाता है, उसके नीचे की लेयर में मिक्सचर लगाता है। तो अलग-अलग तरीके से लोग अलग-अलग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इसे कल्टीवेट कर रहे हैं।
बात करें मेंटेनेंस टिप्स की, इसके बेड को आपने कैसे मेंटेन करना है। अब आपने लगा तो दिया, आगे मेंटेन कैसे करोगे? जब बेसिक चीज़ है कि आपने मॉइस्चर तो ऑलरेडी इसका अच्छा हिस्ट्री इसकी काफ़ी अच्छी है, बट क्योंकि ये होल्ड करता है काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर को, तो पर लेकिन आपको थोड़ा-सा मॉइस्चर लेवल हमेशा चेक करना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। प्रॉपर ड्रेनेज होल्स आपके कंटेनर्स में एक्टिवेटेड हों ताकि प्रॉपर्ली पानी जो है वो ड्रेन हो सके। रेगुलर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट आपने करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये खुद में इनर्ट है, इसके खुद के कोई तत्व खास है नहीं, तो आपने इसमें कंसिस्टेंटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट टी, कोकोपीट के अलावा आपने इसमें प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिएंट एडिशंस करने हैं ताकि आपका प्लांट हेल्दी रह सके। पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट है, 1 से 2 साल में आपने इसको थोड़ा-सा मेंटेन करना है, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, मिक्स करना है। स्पेंट जो कोकोपीट है वो एक्सीलेंट कंपोस्ट का काम करती है, इंग्रीडिएंट का काम करती है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने इसमें सॉल्ट एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करना है। फ्लश ग्रोइंग मीडियम पीरियोडिकली विथ फ्रेश वाटर, ताकि जो मिनरल्स और सॉल्ट का बिल्डअप हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो प्लांट को हार्म ना करे। इसके लिए थोड़ा-सा इसमें वॉशिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सॉल्ट एक्यूमुलेशन को हमें इसमें प्रिवेंट करना है, वो हम कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की है, तो आप उसमें से कंटेंट को रेफर कर सकते हैं। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करें, अब क्या बेसिक क्या चैलेंजेस हैं? नॉर्मल है कि एक तो इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से परचेज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इफ़को से किया था, तो मुझे काफ़ी सही रेट लगा। 5 किलो के ब्लॉक का रेट काफ़ी ठीक था, और वो आप नॉर्मली बेयर कर सकते हैं अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर आप किसी बल्क, अगर आपको बड़े स्केल में करना है तो आप किसी बल्क रिटेलर से आइडियल अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लेकर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑल्दो इसका थोड़ा-सा हाई है, अगर आप कमर्शियल स्केल में जाते हैं। बात करें प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट की, तो इसको प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन की ज़रूरत है ताकि कॉम्पैक्शन के जो इश्यूज़ हैं वो ना हो, बिकॉज़ उसकी वज़ह से रूट की जो ग्रोथ है वो हिंडर करती है। बात करते हैं मार्केट अवेलेबिलिटी की, कई एरियाज़ में तो अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे ये अवेलेबल है। कई कंपनीज़ इंडिविजुअली भी इसे अपनी वेबसाइट्स पे बेच रही हैं। बट कुछ-कुछ रीजन्स में इसकी जो मार्केट अवेलेबिलिटी है, जैसे स्पेशली हिली रीजन्स में, या कुछ ऐसे टेरेन्स हैं जहाँ पे कि एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, और वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी एक थोड़ा-सा चैलेंज बन सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छा ब्लेंड है ये। तो ये स्मार्ट मिक्सिंग के लिए बहुत ही अच्छा और गुड सोर्स है, जो कि काफ़ी बेनिफिट्स के साथ आता है। मेंटेन करता है, अगर आप एरेशन को मेंटेन रखते हैं, थोड़ा-सा फ्लफी रखते हैं, इसको कॉम्पैक्शन को प्रिवेंट करके रखते हैं, तो ये उस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनता है। एरेशन मेंटेन करके, और सोर्स करना है आपको, सोर्सिंग एक प्रॉब्लम है क्योंकि, तो उसको स्ट्रैटेजिकली आप किसी भी फॉर्म में सोर्स कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कम्युनिटी के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं, या बेस्ट प्राइस पे जो आपको लगते हैं कि ऑथेंटिक इसके बायर्स हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला ना परचेज करें, ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करें कि जैसे मैंने दिखाया था कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला है, आप उसके लिए जाएं, या फिर जिनसे आप ले रहे हैं उनसे आप चेक करवा लें, या अगर ले भी लिया है तो उसके बाद आप वॉशिंग करें। तो ये कुछ 3-4 सॉल्यूशंस हैं जिनसे कि आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई कंसर्न्स हैं, तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ऑलवेज बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।